नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञानियों और वैयाकरणों की चल रही चर्चा के बीच आज हमें भारत के एक बहुत प्राचीन काल के भाषा विज्ञानी यास्क का स्मरण हो रहा है। भारत के जो भी भाषा विज्ञानी उपलब्ध हैं प्राचीन काल के, उनमें यास्क का नाम अग्रगण्य है और एक व्यक्ति के रूप में संभवतः वे ही पहले उपलब्ध भाषा विज्ञानी हैं। हिंदी व्याकरण के महान परिष्कारक पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 1949 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, हिंदी निरुक्त, जिसका विकसित रूप भारतीय भाषा विज्ञान नामक उनका ग्रंथ है। वे दावा करते हैं कि यास्क दुनिया के सबसे पहले भाषा वैज्ञानिक हैं। एक तरह से अब तक उपलब्ध भारतीय भाषा विज्ञान के तो वे आदि आचार्य ठहरते ही हैं। निरुक्त नामक ग्रंथ के प्रणेता के रूप में उनका नाम अमर है और सच कहा जाए तो उनके बारे में जानने का सबसे बड़ा स्रोत उनका निरुक्त ही है। भारतीय वाङ्मय के अंतः साक्ष्यों के अनुसार वे विश्व विश्रुत वैयाकरण पाणिनि के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। निरुक्त के हिंदी व्याख्याकार पंडित भगवत दत्त ने उन्हें विक्रम संवत शुरू होने से 3100 वर्ष पूर्व स्थित माना है, परंतु संस्कृत साहित्य के अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि वे ईसा पूर्व 8 से लेकर 6 सदी के बीच में कभी हुए थे। सच तो यह है कि निरुक्त किसी पुस्तक विशेष का नाम नहीं है, बल्कि वह वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आने वाली ज्ञान की एक विधा या संप्रदाय, या आधुनिक शब्दों में कहें तो स्कूल का नाम है। यह बात परंपरा प्रसिद्ध है कि निरुक्त 6 वेदांगों में से एक है। वेदांग का तात्पर्य उस ज्ञान परंपरा से है जिसकी नींव वेद तत्व के सम्यक ग्रहण और वेद कलेवर की सुरक्षा की चिंता से उत्तर वैदिक काल की मानवीय मेधा ने डाली थी। जब वैदिक साहित्य का विस्तार और प्रसार बहुत अधिक हो गया तथा वैदिक भाषा का स्थान लौकिक संस्कृत ने ले लिया था, तब वेदार्थ को भली भांति हृदयंगम करना और वेद नामक वाङ्मय के यथावत स्वरूप की रक्षा कर पाना दुष्कर हो गया था। इसी संदर्भ में, इसी समस्या के संदर्भ में 800 ईसा पूर्व के लगभग वेदांगों का विकास शुरू हुआ था। ये 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त इस तरह से एक पूरे पूरे ज्ञान संप्रदाय का नाम है, परंतु इस विषय पर हमें एकमात्र यास्क का ही निरुक्त उपलब्ध हो सका है, पर उसी में अनेक पूर्ववर्ती निरुक्तकारों का उल्लेख हुआ है जिनके ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं। नतीजा यह कि निरुक्त नामक विधा के स्वरूप का अवबोध आज हम यास्क के इसी ग्रंथ के कारण कर पा रहे हैं। निरुक्त शब्द का पर्याय निर्वचन है, जिसके लिए कुछ लोग व्युत्पत्ति शब्द का भी प्रयोग उचित मानते हैं। निर्वचन का तात्पर्य है किसी शब्द की रचना प्रक्रिया या उसके घटकों, प्रकृति, प्रत्यय आदि का विश्लेषण करते हुए उसमें निहित अर्थ का उद्घाटन करना। इसके लिए भाषा के पंचविध रूपांतरणों का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि
उन्हीं के सापेक्ष निर्वचन किया जाता है। इनमें से 4 रूपांतरण शब्द के हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार और वर्णनाश यानी वर्णलोप। और 5वां रूपांतरण है अर्थ का, अर्थातिशय जिसे कहा जाता है। दुर्गाचार्यकृत ऋज्वर्थ वृत्ति नामक निरुक्त टीका में कहा गया है: वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन युक्तस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। इस प्रकार 5 रूपांतरण वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार और वर्णनाश या वर्णलोप, और 5वां अर्थातिशय यानी अर्थ का रूपांतरण, इन 5 के आश्रय से निर्वचन किया जाता है। यानी निरुक्त की प्रक्रिया इन 5 पर आधारित है। निरुक्त में शब्द के मूल रूप, उसके घटकों और घटकों के अर्थों का ज्ञान कराने के साथ साथ पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्दों का भी विवेचन किया जाता है। शब्द के अर्थ का किस तरह से विकास या परिवर्तन होता है, किस तरह एकार्थक शब्द अनेकार्थक हो जाते हैं अर्थात अर्थ विस्तार, और किस तरह अनेकार्थक शब्द एकार्थक हो जाते हैं अर्थात अर्थ संकोच आदि विषयों का भी विवेचन उसमें होता है। इसके साथ समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्दों में सूक्ष्म भेद क्या है जैसे विषयों पर भी निदर्शन निरुक्त में किया जाता है। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि अर्थ विज्ञान की अनेक विधाओं को अपने में समाहित किए हुए निरुक्त पुरातन आचार्यों के भाषा वैज्ञानिक चिंतन का अता पता देने वाला मजबूत स्रोत है। यास्क ने अपने ग्रंथ में कहा है कि वैदिक अर्थों को समझने में कठिनाई का अनुभव करने वालों ने ही निरुक्त सहित षड वेदांगों की शुरुआत की है। वस्तुतः यास्क का निरुक्त वेदार्थ के उद्घाटन के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। साथ ही यह दुनिया में भी उत्पत्ति शास्त्र और अर्थ विज्ञान का ही नहीं बल्कि भाषा शास्त्र का भी आदिम ग्रंथ है, यह स्पष्ट होना चाहिए। निरुक्त नाम से प्राप्त यास्क का यह ग्रंथ आजकल 2 खंडों में या द्विधा खंडों में संघटित मिलता है, एक निघंटु और दूसरा निरुक्त। 5 अध्यायों का निघंटु वाला खंड वैदिक शब्दों का कोश है और 14 अध्यायों वाला निरुक्त उसी का प्रकृति प्रत्यय परक निर्वचन है। वैदिक शब्दों के संग्रह और उनकी व्याख्या की जरूरत इसलिए आ पड़ी थी क्योंकि वेद मंत्रों या ऋचाओं की रचना हुए इतना समय गुजर चुका था कि ढेर सारे शब्दों का अर्थबोध लुप्त हो चला था। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार संस्कृत के अन्य कोशों की भांति निघंटु भी पर्यायवाची कोश है और निरुक्त वास्तव में उसकी व्याख्या है। यह विचार तिवारी जी भाषा विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास जो भारती भंडार से 1983 ईस्वी में प्रकाशित है में व्यक्त करते हैं। निरुक्त के प्रथम अध्याय में एक पंक्ति है, समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः तमिमं समाम्नायं निघंटव इत्युच्यते। यानी समाम्नाय अर्थात शब्द समूह को निघंटु कहते हैं। आचार्य सायण ने निघंटु को ही निरुक्त कहा है तथा उसकी व्याख्या को भी लक्षणा से निरुक्त ही कहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उपलब्ध संपूर्ण ग्रंथ अर्थात निघंटु जोड़ निरुक्त के कर्ता यास्क ही हैं, यानी निघंटु के संकलन कर्ता भी यास्क ही माने जाते हैं। परंतु इस दिशा में कुछ ऐसे साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि निघंटु के पीछे किसी अन्य व्यक्ति का हाथ है। बहुत से विद्वान महाभारत के अंतः साक्ष्य से निघंटु को कश्यप कृत मानते हैं। यास्क को उसमें आए हुए शब्दों की व्याख्या वाले भाग निरुक्त का ही वे कर्ता मात्र ठहराते हैं।
इसी क्रम में एक मत यह भी है कि निघंटु किसी एक ही व्यक्ति की कृति नहीं है, बल्कि वह रचनाकर्ताओं की दीर्घ परंपरा से प्राप्त ग्रंथ है। महाभारत के शांति पर्व में यास्क को एक ऋषि के रूप में उल्लिखित करते हुए उन्हें विनष्ट हुए निरुक्त शास्त्र का पुनरुद्धारक बताया गया है। यास्को माम ऋषिरव्यग्रो नैक यज्ञेषु गीतवान यास्क ऋषि रुदारधि नष्टम निरुक्त मधि जगमिवान शांति पर्व का यह अंश है। साथ ही महाभारत में यह भी संकेतित है कि निघंटु के कर्ता प्रजापति कश्यप हैं। नए घंटुक पदाख्याने प्राह कश्यपो नाम प्रजापति, यह भी शांति पर्व से ही गृहीत है। बाद के श्लोकों से पता चलता है कि प्रजापति कश्यप ने वासुदेव कृष्ण को वृषाकपि कहा है। वृषाकपि शब्द यास्कीय निरुक्त के निघंटु नामक खंड में भी मिलता है। इसी से कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि निघंटु के संकलनकर्ता प्रजापति कश्यप हैं, परंतु इस दावे के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि दुर्गाचार्य ने यास्क सहित जिन 14 निरुक्तकारों का संकेत किया है, अथवा खुद यास्क ने जिन 12 निरुक्तकारों का नाम उल्लेख किया है, उनमें वेद मंत्र को अर्थहीन बताने वाले कौत्स तक का तो नाम शामिल है, किंतु प्रजापति कश्यप का नाम कहीं लिया नहीं गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायी पंडित भगवत दत्त ने स्पष्ट रूप से निरुक्त के साथ निघंटु को भी यास्क कृत ही माना है। पंडित भगवत दत्त के अनुसार यास्क ने जिन आचार्यों का निरुक्त में उल्लेख किया है, वे सब अपने अपने निरुक्त के रचयिता तो थे ही, बल्कि साथ साथ वे सब स्वतंत्र निघंटुकार भी थे। उनका यह कहना यदि सही है तो इसका मतलब यही निकलता है कि भारत में निघंटु की भी बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, परंतु आजकल एक ही निघंटु उपलब्ध है जिस पर यास्क ने अपनी टीका निरुक्त लिखी है। वर्तमान में निरुक्त के 2 पाठ प्राप्त होते हैं, एक लघु पाठ जिसे गुर्जर पाठ कहते हैं और दूसरा बृहत पाठ जिसे महाराष्ट्रीय पाठ कहते हैं। यह उदय नारायण तिवारी के भाषा विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक के आधार पर कहा जा रहा है। उपलब्ध निघंटु में 3 कांड और 5 अध्याय हैं। नैघंटुक कांड में प्रथम 3 अध्याय हैं, नैगम कांड में 4था अध्याय है और दैवत कांड में 5वां अध्याय है। इन 5 अध्यायों में 1750 से अधिक शब्द संकलित हैं। इन कांडों में से प्रथम की व्याख्या उपलब्ध निरुक्त के पहले से तीसरे अध्याय तक हुई है। दूसरे कांड की व्याख्या चौथे से छठे अध्याय तक हुई है और तीसरे कांड की व्याख्या 7वें से 12वें अध्याय तक की गई है। निरुक्त के अंतिम 2 अध्याय परिशिष्ट स्वरूप हैं, जिनके बारे में विद्वानों का विचार है कि वे किसी अन्य की कृतियां हैं, क्योंकि उनमें कुछ इतर विषयों जैसे सृष्टि, उत्पत्ति आदि दार्शनिक विषयों का भी समावेश है। सिद्धेश्वर वर्मा, उनकी पुस्तक का नाम है द एटिमोलॉजीज ऑफ यास्क, 1953 में प्रकाशित पुस्तक। सिद्धेश्वर वर्मा के अनुसार निरुक्त में 1298 शब्दों का निर्वचन किया गया है, जिनमें से 859 पुराने ढर्रे के यानी अशुद्ध हैं और 225 अस्पष्ट हैं। सिर्फ 224 निर्वचन ही स्पष्ट और ठीक हैं। इतिहासाचार्य विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के मत से निरुक्त सर्वथा अवैज्ञानिक कृति है। वहीं भारतीय वाङ्मय के महान मनीषी श्री अरविंद ने वेदार्थ के उद्घाटन में सहायक होने की दृष्टि से यास्क के प्रयत्न को आधा ही प्रामाणिक माना है। उन्होंने उनके कोशकार वाले रूप को तो महत्व दिया है, पर व्युत्पत्तिकार वाले रूप को हेय बतलाया है। कोशकार वाले रूप को महत्व देने का कारण यह है कि उनके मत से वैदिक काल
के जिन शब्दों के अर्थ लोक परंपरा प्रवाह में सुरक्षित रह गए थे, उन्हीं का संकलन कोशकार ने किया है, इसलिए वे अर्थ यथार्थ के करीब हैं। लेकिन व्युत्पत्तिकार यास्क ने जिन शब्दों को खुद की कल्पना से निर्वचित करके अर्थानुसंधान किया है, वह ख्याली बातें हैं, उनमें प्रामाणिकता का अभाव है। इस दृष्टि से श्री अरविंद ने यास्क को आधा प्रामाणिक माना है। उन्होंने उनके कोशकार वाले रूप को ही महत्व दिया है, व्युत्पत्तिकार वाले रूप को नहीं। इसे स्मरण रखना चाहिए। परंतु ध्यान से देखा जाए तो जिस परिस्थिति में यास्क ने निरुक्त का प्रणयन किया था, उसमें शायद उससे बेहतर प्रयत्न संभव नहीं था। उनके समय तक वैदिक भाषा भूली बिसरी वस्तु हो चुकी थी, जिसके अनेक शब्द अपना मूल अर्थ खो चुके थे। उनके सामने शायद कोई अन्य भाषा वैज्ञानिक सामग्री भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में परंपरा का ग्रहण और अनुमान लगाने के अलावा यास्क के पास कौन सी भाषिक तकनीक थी जिसके आधार पर वे पूर्ण वैज्ञानिक निर्वचन का प्रयत्न करते। उन्होंने अपने प्रयत्न के सर्वथा वैज्ञानिक होने का कहीं दावा भी तो नहीं किया है, और ईमानदारी से कई निरुक्तियों की काल्पनिकता को स्वीकार भी किया है। शब्दों के निर्वचन के लिए उन्होंने वर्णागम, वर्णलोप, वर्ण विकार, आदिलोप, अंतलोप, उपधालोप, द्विवर्णलोप, आद्यक्षर परिवर्तन, अंत्यक्षर परिवर्तन, आदिशेष, आद्यंत विपर्य आदि ध्वनि वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के साथ जिन ढेर सारी दिशाओं का प्रथम बार संकेत अपने ग्रंथ में किया है, वे उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही निदर्शक हैं। यास्क के कल्पना मूलक व्युत्पत्तिकार वाले पक्ष पर यह भी कहा जा सकता है कि कौन व्युत्पत्तिकार सर्वथा कल्पना शून्य हुआ है। अंग्रेजी के प्रथम व्यवस्थित व्युत्पत्तिकार सैमुअल जॉनसन ने भी बहुत सारी कल्पनाएं की हैं। कई बार कल्पनाएं मनोहर हैं तो कई बार कल्पनाएं उनकी वाहियात भी प्रतीत होती हैं। जैसे गर्ल शब्द की उत्पत्ति वे गैरुलस शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ वे लगाते हैं बकबक करने वाली। तो इस व्युत्पत्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है। इसी तरह और भी व्युत्पत्तिकारों ने अपनी कल्पना बुद्धि का परिचय देते हुए व्युत्पत्तियां की हैं, तो अकेला एक यास्क को ही क्यों हम इस कटघरे में खड़ा करें। यास्क के निरुक्त पर लिखी गई अनेक टीकाओं में से सबसे प्राचीन टीका स्कंद स्वामी की है, जिनका काल संभवतः 500 ईसा पूर्व के आसपास है। उनके साथ दुर्गाचार्य, जो कि संभवतः 1300 से 1350 ईस्वी के आसपास हुए थे, ने ऋज्वर्थ वृत्ति और वर रुचि ने निरुक्त निचय नाम की टीका लिखी थी। निरुक्त पर महेश्वर, जिनका काल 1500 ईस्वी के आसपास है, की भी टीका मिलती है। उपलब्ध विश्व वाङ्मय में शब्दों की व्युत्पत्ति से संबद्ध विचार मीमांसा का सबसे प्राचीन स्रोत यास्क का निरुक्त ही ठहरता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई जगहों पर वह सशक्त बन पड़ा है तो कई जगहों पर वह अपने आरंभिक रूप में है। चूंकि यौगिक शब्दों में ही प्रकृति प्रत्यय के विभाग का निदर्शन संभव है, अतः यास्क ने मुख्यतः उन्हें ही निरुक्त का विषय बनाया है। उनके द्वारा प्रस्तुत निरुक्तियों में बहुत सारी तो वैज्ञानिक यानी ध्वनि विज्ञान के नियमों के अनुरूप हैं, परंतु ढेर सारी उनकी व्युत्पत्तियां अनुमानाश्रित या काल्पनिक भी हैं, जैसा कि अभी अभी कहा गया है। इस बात की स्पष्ट स्वीकृति उनके ग्रंथ में है, यह उनकी बौद्धिक ईमानदारी है। जैसे धातु शब्द की उत्पत्ति धातु, जिसका अर्थ धारण करना होता है, से वैज्ञानिक विधान है। धातु की उत्पत्ति धातु से करना तो वैज्ञानिक प्रतीत होता है, क्योंकि ध्वनि विज्ञान का सीधे सीधे नियम लगता हुआ दिखाई देता है। पर अश्व, गौ, पुरुष, हस्त, तृण आदि सैकड़ों शब्दों को किसी न किसी धातु से व्युत्पन्न सिद्ध करने की
कष्ट कल्पनाएं भी निरुक्त में मौजूद हैं जो अवैज्ञानिकता के नमूने हैं। यास्क ने निर्वचन में प्रायः प्रकृति यानी रूट पर ध्यान दिया है और प्रत्यय का विवेचन बहुत ही कम किया है। प्रकृतियों में भी धातुओं के अर्थ बहुत कम जगहों पर बतलाए गए हैं, जबकि निर्वचन में ध्वनि साम्य की अपेक्षा अर्थ साम्य पर ध्यान रखने को वे अधिक जरूरी मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि अर्थ पर ध्यान रखते हुए ही किसी प्रकार के वर्ण विकास से इष्ट शब्द की व्युत्पत्ति ढूंढनी चाहिए। यास्क के समय में शब्दों के मूल के संबंध में दो प्रकार के मत प्रचलित थे, शाकटायन और वैयाकरण संप्रदाय गार्ग प्रवर्तित। शाकटायन प्रवर्तित नैरुक्त संप्रदाय एक संप्रदाय था जो सभी शब्दों को धातुओं से उत्पन्न मानता था, और वैयाकरण संप्रदाय जो गार्ग्य प्रवर्तित था उसके अनुसार शब्द धातुज व अधातुज दोनों तरह के थे। इन दो प्रकार के मतों को निरुक्त में उपस्थित करते हुए यास्क ने अपना झुकाव प्रथम मत के प्रति प्रकट किया है, यानी शाकटायन नैरुक्त संप्रदाय वाले मत के प्रति, क्योंकि निरुक्त में कहा भी गया है तत्र नामानि आख्यात जातानि शाकटायनो नैरुक्त समयश्च। इसके साथ पदों का ज्ञात प्राचीनतम वर्गीकरण यास्क का ही है अथवा यास्क द्वारा उल्लिखित है। ये पद के 4 विभाग नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात की चर्चा करते हैं। चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपातश्च, निरुक्त के प्रथम अध्याय में यह पंक्ति है। इसके विषय में हमने शब्द वर्गीकरण चाहे दिमशित्स द्वारा किया गया हो या आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा द्वारा काफी चर्चा की है। इन सब भाषा वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा वैदिक मंत्रों की निर्वचनात्मक व्याख्या करके निरुक्त ने वैदिक वाङ्मय के अर्थ अनुसंधान की संस्कृति को भी निर्णायक दिशा दी है, जिसका हम पहले भी संकेत कर चुके हैं। उसमें वैदिक देवतावाची शब्दों अग्नि, इंद्र, वरुण, सविता आदि से संबंधित मंत्रों के 4 तरह के अर्थों आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक और यज्ञ संबंधी का प्रतिपादन किया गया है। वेदों के महान भाष्यकार स्वामी दयानंद सरस्वती को निरुक्त की इसी व्याख्या पद्धति से वेद का भाष्य करने की समझ मिली थी। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।